अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी 5 मैथ्स। मैं हूं हुसैन अली, आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 नंबर 1 का नाम है, आपके चैप्टर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने इधर हेडिंग भी दी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट हम करते हैं। पहले सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सबसे पहले आइडिया था वो कहां से आया। द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स was first given by an Italian mathematician Girolamo Cardano in 16th century। तो स्टूडेंट 16th सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन जिसका नाम है जेरोलामो कार्दानो, इसने पहली दफा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया दिया था। अब इसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया बेसिकली दिया कहां से था, ये एक क्वेश्चन था उस वक्त कि इज देयर अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। यानी ये इस बात पर बहस हो रही थी कि क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है, ऐसा रियल नंबर हो सकता है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो इसका आंसर तो था कि नो, यानी हमारे पास ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि आपके पास 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि आ जाएगा 25। एंड अगर आप -5 का स्क्वायर निकालते हैं तो -5 का स्क्वायर निकालने के लिए आप -5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -5। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 5 25। और आपको पता है कि इस नंबर के साथ भी प्लस है, जिसकी अलामत ना लिखी हो वो प्लस नहीं होता, ये भी प्लस का 25 है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आप एक पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव नंबर आता है, ऐसे नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर लें तो वो भी पॉजिटिव आता है, आपके पास वो भी पॉजिटिव आता है। और जीरो का स्क्वायर अगर आप लें तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर आपके पास नेगेटिव आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया नो, कि हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर मौजूद नहीं है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। अब जो था ये जेरोलामो कार्दानो, इसने ये इस तरह की 2 इक्वेशंस अगर हम लें, उसने कहा था कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना भी मुमकिन है अगर हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स आ जाए कि जो नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट इसमें लें, यानी कि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट अगर आपके पास आ जाए। जैसे कि आप देखिए कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स की बात करें तो उसमें अनडिफाइंड होता है। जैसे आप देखें कि 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा या -5 आएगा, लेकिन अभी ये अलग बहस है। बेसिकली हम 25 का स्क्वायर रूट जब भी लेंगे, वो खैर आप लेंगे तो 5 ही लेंगे, उसकी एक वजह अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम 25 का स्क्वायर रूट -5 क्यों नहीं ले सकते, तो उसकी एक वजह हम उस डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाएंगे। आप देखें कि पॉजिटिव रियल नंबर, अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट तो हल हो जाता है, लेकिन अगर एक नेगेटिव आपके पास रियल नंबर हो जैसा कि -25 तो स्टूडेंट्स -25 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर पाते, यानी कि इस स्क्वायर रूट का हमारे पास कोई, इसे हम कहते हैं कि अनडिफाइंड है, ये गैर तारीफ शुदा है। इसे हम रियल नंबर्स में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स के सेट में कहते हैं अनडिफाइंड। अगर अब आप इससे आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती ये वाली। अब जेरोलामो कार्दानो ने कहा था कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को भी डिफाइन करके कोई नंबर बोल ले उन्हें रियल नंबर्स के अलावा कोई नंबर बोल ले तो उससे फिर आप ये वाली इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि ये इक्वेशन अगर आप देखें, पहले मैं ये सॉल्व कराता हूं आपको। -1 किधर लेके आए, -1 राइट साइड पे आके 1 में प्लस हो जाएगा और प्लस होने पर आपके पास 0 + 1 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है ± स्क्वायर रूट ऑफ 1। इन दोनों साइड पे बेसिकली हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। जब इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे और ये स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इस साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाकी आपके पास x बचेगा।
अब स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता है रियल नंबर्स में। तो ये इक्वेशन आपके पास सॉल्व हो गई है कि इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 या -1। मगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये आपको बताएगी कि +1 उधर ले जाए अगर आप, तो +1 इधर आके हो जाएगा -1 एंड 0 -1 को -1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इस पे अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले, x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट ले, तो आप इधर लगाएंगे प्लस माइनस। जब भी आप स्क्वायर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना जिसमें x का स्क्वायर हो और आपको x का स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो आप प्लस माइनस लगाते होते हैं, दो आंसर जिसके निकलते होते हैं स्क्वायर वाली इक्वेशन के, इसलिए आप प्लस माइनस लगाते होते हैं। इधर भी आपने प्लस माइनस लगा दिया। अब स्टूडेंट्स ये तो हो जाएगा सॉल्व, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x आ जाएगा, और ये आपके पास -1 का स्क्वायर रूट आप मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि -1 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए -1 का स्क्वायर रूट आप मालूम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते। रियल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इनकी कोई तारीफ नहीं हमारे पास। तो जेरोलैमो कार्दानो ने इन नंबर्स को नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आज हम -1 को जो है -1 के स्क्वायर रूट को हम नाम देते हैं अयोटा का। -1 के स्क्वायर रूट को नाम देते हैं अयोटा, ये आई से लिखते हैं और इसको कहते हैं अयोटा। अब स्टूडेंट्स ये -1 के स्क्वायर रूट को हमने अयोटा कह दिया है, लेकिन याद रखें ये रियल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये एक रियल नंबर नहीं है, बल्कि हमने अपने पास से इसको इमेजिन किया है कि -1 का स्क्वायर रूट भी एक नंबर है, हालांकि ये रियल नंबर्स में नहीं आता। रियल नंबर्स कौन से हैं जो आज तक आपने नंबर्स पढ़े हैं, जिनमें आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3, ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा जो रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में पढ़ते हो आप, 2/3 1/5 6/11 लेट्स से, वो सारे नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। जो आप डेसिमल नंबर्स पढ़ते हो 0.2 0.5 3.6, इस तरह के सारे नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। तो मगर ये -1 का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें आपके पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। बेसिकली अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट एक बड़ा सेट है, तो अगर हम बिल्कुल दुरुस्त बात करें तो फिर हम इसको सिर्फ इमेजिनरी नंबर कहेंगे, फिर इसको हम सिर्फ क्या स्टूडेंट्स बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो ये एक हमने एक इमेजिनरी नंबर बना लिया है -1 का स्क्वायर रूट, जिसको हमने अयोटा का नाम दिया है। अब हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो अब साथ ये देख लें कि अब ये इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखें या इमेजिनरी नंबर्स, अभी हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म थोड़ी बड़ी टर्म है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बाद में डिफाइन करते हैं। तो आप देखें कि इसके जो सोल्यूशन निकलेंगे, इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकलेंगे प्लस माइनस, और -1 के स्क्वायर रूट को हमने अयोटा का नाम दे दिया, तो ये आपके पास अयोटा आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन पहले रियल नंबर्स के सेट में सॉल्व नहीं होती थी, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके सोल्यूशन आएंगे प्लस माइनस अयोटा। दो सोल्यूशन आएंगे, एक माइनस अयोटा और दूसरा प्लस अयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात नेक्स्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन की। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और देखें इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सबसे पहले आइडिया दिया था वो था जेरोलैमो कार्दानो। इसने 16th सेंचुरी बनती है 1500 से लेके 1600 तक का जो 100 साल है वो आपकी 16th सेंचुरी है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद 18th सेंचुरी में एक और मैथमेटिशियन आता है, जर्मन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। उसने फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो शुरू में एक आइडिया बना था उसको आगे एक्सपेंड किया था। ये भी आपने याद रख लेना, एमसीक्यूज में ये दोनों चीजें आपको पूछी जा सकती हैं पेपर में कि द अर्ली आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाज एक्सपेंडेड बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर था और इसने 18th सेंचुरी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का शुरू में एक आइडिया दिया था जेरोलैमो कार्दानो ने, इसने उस आइडिया को आगे एक्सपेंड किया था, आगे बढ़ाया था। स्टूडेंट्स अब देखें आप
अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर expressed in the form x plus iota y where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit defined by iota is equal to square root of -1 और iota square is equal to -1। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप iota का स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो iota स्क्वायर बराबर आएगा -1 के। अब स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा होता है आप उसे कहते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें x और y दोनों जो है ये रियल नंबर्स होते हैं और अयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 and usually a complex number is denoted by z। आमतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप फर्स्ट को z से ज़ाहिर कर लें और सेकंड को w से, ऐसे आप ज़ाहिर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 2 + 3 अयोटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला हिस्सा था x वो 2 है और दूसरे हिस्से में y की जगह पे 3 है। और एक चीज याद रखें, आप x प्लस अयोटा y लिखें या x प्लस y अयोटा लिखें, दोनों ठीक है। ठीक है, आप अयोटा y से पहले लिख लें या अयोटा बाद में लिख लें, दोनों करेक्ट है। अयोटा जैसे जहां मर्जी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये थी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन। अब बात करते हैं, सेकंड डेफिनेशन है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल से मुराद हकीकी एंड इमेजिनरी से मुराद ख्यालाती। जैसा कि आपने देखा था कि इमेजिनरी एयोटा को जब हमने डिफाइन किया है तो हमने कहा था ये ख्यालाती नंबर है, इसे हमने ख्याली तौर पे लिया है, ये असल में हकीकत में ऐसे नंबर नहीं होते, रियल नंबर्स ऐसे नहीं होते, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब बात करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y और x प्लस y अयोटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अयोटा y से पहले भी लिख सकते हैं और y के बाद भी लिख सकते हैं। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि जो x आपका है इसे आप रियल पार्ट कहते हो और y को इमेजिनरी पार्ट कहते हो। ठीक है, तो y अयोटा पूरे को इमेजिनरी पार्ट कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अयोटा साथ इसका इमेजिनरी यूनिट है। अब इमेजिनरी यूनिट जो आपने यहाँ भी बात की थी इमेजिनरी यूनिट की, तो इमेजिनरी यूनिट पहले मैं आपको समझा ही देता हूं। बेसिकली आप देखें, अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है लेट्स से 2 प्लस अयोटा, तो इसमें स्टूडेंट्स अगर अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि अयोटा के साथ 1 है। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास अयोटा के साथ 3 लिखा हुआ है तो ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो इमेजिनरी नंबर्स में सबसे लोएस्ट या सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जैसे बड़े नंबर्स में 2 अयोटा 3 अयोटा आएगा, इस सेंस में जो अयोटा अकेला है 1 अयोटा, वह किसी भी चीज की 1 वैल्यू ले तो आप उसे कहते हैं इसकी यूनिट वैल्यू है। जैसे जब हम मैथ्स की बात करते हैं, यूनिट मैथ्स की बात करें तो उससे मुराद हम लेते हैं 1 किलोग्राम मैथ्स। यूनिट टाइम की बात करें तो उससे मुराद लेते हैं 1 सेकंड टाइम। ऐसे ही जब इमेजिनरी नंबर्स में बात करेंगे तो यूनिट इमेजिनरी नंबर क्या होगा, यूनिट इमेजिनरी नंबर होता है अयोटा या 1 अयोटा कहते हैं उसे। ऐसे अगर आपने इससे ऊपर वाले इमेजिनरी नंबर से निकालने हैं तो आप इस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 अयोटा बन जाएगा, 3 से कर दें 3 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, 2 यानी कि पहले अयोटा फिर 2 अयोटा, ऐसे ही आगे 3 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 अयोटा एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है, ये इमेजिनरी नंबर्स के आगे यानी कि इमेजिनरी नंबर्स में जो यूनिट था, यूनिट यानी अयोटा था, ये आगे उसके अयोटा के मल्टीपल्स आ गए, इसलिए आप अयोटा को आप इमेजिनरी यूनिट भी कहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें बात हो रही थी कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की, तो x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आप देखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में x आपके पास 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाता है तो बाकी सिर्फ बचेगा अयोटा y, और अयोटा y अगर 2 है तो 2 अयोटा बन जाएगा, y 3 है तो ये 3 अयोटा बन जाएगा, 4 अयोटा, ऐसे करके ये नंबर बनेगा। अगर आपका x 0 हो जाए तो बाकी सिर्फ ये पार्ट बचेगा।
तो उसमें योटा है। तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर को उसमें आपके पास रियल पार्ट जीरो ही हो गया, रियल पार्ट है ही नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो हो गया, बाकी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में x जीरो के इक्वल हो जाए। और स्टूडेंट्स अगर इफ y इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर y जीरो हो जाए तो जीरो योटा से मल्टीप्लाई होकर से खत्म कर देगा। अगर y जीरो हो जाए द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। यानी अगर आप इमेजिन करें कि इसका y जीरो है, y जीरो है तो बाकी सिर्फ x बचेगा, क्योंकि योटा तो खत्म हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके योटा खत्म हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ x बचेगा। और x के बारे में भी हमने बात की है कि x क्या है, x रियल नंबर है, x एंड y दोनों रियल नंबर थे, बट y के साथ जब अयोटा आता है तो मिलके ये पूरा एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, बट x अकेला एक रियल नंबर है। तो अगर y जीरो हो जाएगा तो बाकी सिर्फ x बचेगा और x रियल नंबर है। तो अगर आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y जीरो हो जाता है तो बाकी जो x बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर कहलाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो टर्म है ये एक बड़ी टर्म है, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं और तमाम इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं, और फिर उनके कॉम्बिनेशंस, यानी अगर x जीरो हो जाए तो बाकी सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स बचेंगे, अगर y जीरो हो जाए तो इधर सिर्फ रियल नंबर्स बचेंगे, और अगर x और y दोनों ही जीरो नहीं है तो इन्हें प्लस करके एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्टूडेंट्स सेट होगा वो सेट एक बहुत बड़ा सेट होगा, जिसमें तमाम रियल नंबर्स भी आ जाएंगे, तमाम इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाएंगे और उनके कॉम्बिनेशंस भी आ जाएंगे, यानी कि उनके सम भी आ जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं एक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की। तो इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा, देन रियल पार्ट ऑफ z बराबर है 2 के एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर है 3 की। तो स्टूडेंट्स पास दफा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर उनसे इमेजिनरी पार्ट पूछे तो वो साथ योटा भी लिख देते हैं। आपने योटा साथ नहीं लिखना, हमने जो इमेजिनरी पार्ट की अभी डेफिनेशन की है, आपने देखा कि हमने इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y को बोला है, सिर्फ y को बोला है, आपने सिर्फ इस y को बोला है, साथ योटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट में आपने योटा के साथ जो नंबर होगा वो नंबर आपने इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास 3 है। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें आप लोग, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो x प्लस योटा y थी या x प्लस y योटा भी इसको लिख लेते हैं, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है या स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है। द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iota y is usually denoted as z, and we write x is equal to real part of z and y is equal to imaginary part of z। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस योटा y की शक्ल में लिखते हैं और आप इसको आमतौर पर z से डिनोट करते हैं, तो ऐसे नंबर में x को रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं एंड y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, और इस फॉर्म को कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 माइनस 7 योटा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5 माइनस 7 योटा इज इक्वल टू माइनस 7। अब ये स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कब कहेंगे। तो स्टूडेंट्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप इक्वल तब कहते हो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to x plus x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 are said to be equal if and only if real part of z1 is equal to real part of z2, यानी कि दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is equal to imaginary part of z2, यानी कि आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल तब कहते हैं कि जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो, यानी दैट इज x1 is equal to x2, यानी इसका रियल पार्ट x1 और इसका रियल पार्ट x2 दोनों इक्वल होने चाहिए, और इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y1 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y2, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कहेंगे, अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको आप अल्फा कहते हैं, इस अलामत को बीटा कहते हैं,
ये एक यानी कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फॉर्म में लिख लिया। फर्ज करें कि अभी अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, अननोन है, नामालूम है। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस योटा बीटा इक्वल है -2 + 5 योटा के, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल है, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी अल्फा इक्वल होगा -2 के एंड बीटा इक्वल होगा 5 के, तो बीटा इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1 से पहले के सारे डेफिनेशंस या इन्हें कह लें कि प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स जिनकी आपको जरूरत होगी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ये सारी डेफिनेशंस आपको समझा दी हैं, आप इन डेफिनेशंस को बुक पे मार्क कर लें या आप इन डेफिनेशंस को नोट करके अपने नोट्स रजिस्टर में लिख लें, बाद में तैयार करने में आपको हेल्प होगी। तो अब तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।